हेलो बच्चों, महादेव। आज के दिन हम एक नया कंसेप्ट लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसके पहले के वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ की बात किया था, चार्ज की प्रॉपर्टीज की इसके पहले बात किया था, और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लिए थे 3-4 वीडियोज में, जिसके 3-4 पार्ट्स भी थे। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा, जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और क्यों इसकी नीड है, हम इसकी बात करेंगे। क्योंकि जब चार्जेस को पास में रखा जाता है तो म्यूचुअली फोर्स लगाते हैं, तो फिर बीच में फील्ड के कंसेप्ट लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और क्या ये कोई लॉजिकल रिक्वायरमेंट है फोर्स के लिए, या सचमुच ये कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो एग्जिस्ट करती है। ये तमाम बातें मन में आती हैं। यानी कि फील्ड का कंसेप्ट लेना ही क्यों? तो फील्ड का कंसेप्ट लेना ही क्यों, तो अगर हम समझें तो चलो एक मैं आर्गुमेंट ले रहा हूं। मैंने फोर्स के बारे में बताया था कि फोर्स है क्या। तो फोर्स इज ए पुश और पुल exerted by a body on another body। यानी कि दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती हैं तब एक बॉडी दूसरे को जो पुश करती है या पुल करती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। जैसे हमने इस बोर्ड पर फोर्स लगाया तो एक बॉडी हमारा हाथ है, दूसरा बॉडी ब्लैक बोर्ड है, और दोनों कांटेक्ट में आए, उसके बाद हाथ ने ये जो पुश किया, ये जो पुल करेंगे, दैट इज कॉल्ड फोर्स। मीन्स फोर्स लगने के लिए दो बॉडीज में कांटेक्ट का होना जरूरी है। लेकिन देखो, तमाम ऐसे केसेस हैं जहां फोर्स लगते हैं और कांटेक्ट दिखता नहीं है। ये नहीं कहेंगे कांटेक्ट होता नहीं है, कांटेक्ट दिखता नहीं है। जैसे अर्थ का केस ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स। हर बॉडी पर अर्थ एक पुल करती है, अपनी तरफ फोर्स लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी का उस अर्थ से कांटेक्ट डायरेक्ट दिखता है ऐसे। या यूं समझो कि कोई ऐसा हाथ है जो धरती से ऊपर आकर और बॉडी को खींच लेता है, इसके बावजूद भी फोर्स लगता है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, लेकिन वहां दो मैग्नेट के बीच में, दो पोल्स के बीच में कोई कांटेक्ट दिखता नहीं है। यहां भी क्या है कि कूलम्ब्स लॉ में एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है कि इनके बीच कोई कांटेक्ट है। तो दो बातें हैं, या तो फोर्स के डेफिनेशन में कांटेक्ट के बाद छोड़ दें, या तो यहां जो कांटेक्ट होता है उसे ढूंढने की कोशिश करें। तो बेसिकली फोर्स के डेफिनेशन में जो कांटेक्ट का कंसेप्ट है वो हर जगह है, चाहे बॉडीज दूर दूर हो या सीधे फिजिकल कांटेक्ट में हो, जैसे हमारा हाथ ब्लैकबोर्ड के कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये चार्जेस दूर दूर हैं, जहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट हमें दिखता नहीं है, इसका ये मतलब कि होता नहीं है, वहाँ वहाँ फील्ड का कंसेप्ट लिया गया है। जैसे अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड, और अब यहाँ चार्ज के केस में हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बेसिकली इस चार्ज Q1 से एक नई प्रॉपर्टी, जिसे मैं फील्ड कह रहा हूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, लाइट की स्पीड से यहाँ तक पहुँचती है, और तब वो इन दोनों चार्जों के बीच एक कांटेक्ट स्टेब्लिश होता है। आफ्टर दैट ये चार्ज इसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगाता है। तो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, केवल लॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर फोर्स को डिफाइन करना है तो इनके बीच कांटेक्ट होना चाहिए, और कांटेक्ट के लिए हमने फील्ड का कंसेप्ट ले लिया। ये तो है ही, ये तो है ही। इसके बावजूद भी फील्ड वाकई एग्जिस्ट करती है। अगर चार्ज मूव करे तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन कह देते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है और एक चार्ज को दूसरे चार्ज से
ज्वाइन करती है। लेकिन ऐसा कहने में थोड़ा ये मानना ज़रूरी होगा कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो अगर एक्सेलरेट ना भी कर रहे हों, तो इतना तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है, केवल एक लॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है कि इन चार्जेस को ज्वाइन करना है, तो एक नया एलिमेंट होना चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट करे कि बाद के मोमेंट में तब ये इसके ऊपर फोर्स लगाए। ये तो है ही, लेकिन वाकई रियली ये कनेक्ट या ये जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ये इस चार्ज की प्रॉपर्टी है। इस चार्ज की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, इसेंशियल प्रॉपर्टी है, इनसेपरेबल प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल लाइट की स्पीड से यहाँ से यहाँ तक आएगी, इससे इसको ज्वाइन करेगी, तो बाद के मोमेंट में तब ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो ये बात हो गई। तो लास्टली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है या लेना ही क्यों की बात करें, तो सिंपली इसलिए हम लेना जरूरी है जिससे कि हम दो चार्जेस को म्यूचुअली कनेक्ट कर सकें, उनमें कंटैक्ट स्टेब्लिश कर सकें, और जिस फिजिकल प्रॉपर्टी के हेल्प से होता है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया, क्योंकि बिना कंटैक्ट के फोर्स नहीं लगेगा, जो फोर्स की डेफिनेशन है। और रियली जैसा मैंने बताया कि सिर्फ लॉजिकल ये मजबूरी नहीं है, वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब आओ हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी डेफिनेशंस दी गई हैं वो इसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के फॉर्म में है, व्यवहारिक प्रभाव के रूप में है। चलो मैं इसको एक एक करके लेता हूं तो आपको बात समझ में आएगी। मान लो ये कोई चार्ज क्यू है, हमें बताना है कि इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी। तो हम कहते हैं कि स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज, थ्री डायमेंशनल स्पेस around the given charge into which interaction on another charge can be effectively measured. Effectively, EFFECT, effectively measured is called electric field of the given charge. आसान से भाषा में किसी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज इंटर करे तो ये जो उसके ऊपर फोर्स लगाए, उस फोर्स को प्रभावी ढंग से जहां तक नापा जा सके, उस पूरे स्पेस को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहां से बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि फील्ड फोर्स नहीं है। फील्ड क्या है? फोर्स नहीं है। फील्ड एक अलग चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरी चीज है। हाँ, जब भी फील्ड को नापना होगा तो फोर्स के टर्म में नापना होगा। और डेफिनेशन क्या कहती है, इसको ऐसे समझो एक आसान सी भाषा में, तो शायद बात ज़्यादा समझ में आएगी। कि मान लो मैंने ये कहा कि ये चार्ज क्यू है और इसके चारों ओर ये हमने स्पेस ले लिया, एक थ्री डायमेंशनल गैप ले लिया और कहा कि इस स्पेस के भीतर अगर कोई चार्ज, चलो इसको मैंने क्यू नॉट कह दिया, अगर कोई चार्ज इंटर करेगा, ये चार्ज यहाँ आएगा तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, तो जहां तक इस फोर्स को प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली मेजर किया सके, उस पूरे स्पेस को हम ले लेंगे और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब प्रश्न ये है कि ये तो इसके ऊपर कहीं फोर्स लगाएगा। अगर आपको कुलम्ब्स लॉ का ये फार्मूला पता है कि F इक्वल्स 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, तो कोई भी डिस्टेंस हो, यही डिस्टेंस नहीं, कोई भी डिस्टेंस हो, ये तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और फोर्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फोर्स की वैल्यू को इस फार्मूले से निकालना एक अलग बात है और प्रैक्टिकली मेजर करना दूसरी बात है। मेजर करने के लिए कोई डिवाइस होनी चाहिए और डिवाइस जरूरी नहीं है कि हर दूरी पर इस वैल्यू को मेजर कर ही सके। तो यही वजह है कि जब हम किसी चार्ज की वजह से ये चार्ज लिया या ग्रुप ऑफ चार्ज लिया, बेसिकली एक ही चार्ज होना जरूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमने एक चार्ज लिया। जो बात एक चार्ज के लिए कह रहे हैं वो ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए हो सकता है, वो चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन सारी बातें वहाँ भी सही हैं जो एक पॉइंट चार्ज के लिए भी सही हैं। तो मैंने ये कहा कि क्यू चार्ज क्यू नॉट चार्ज पर किसी भी पॉसिबल डिस्टेंस पर एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स मैथमेटिकली आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली मेजर करने के लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए, कोई यंत्र चाहिए, कोई मशीन चाहिए
मशीन हर दूरी पर काम नहीं करेगी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस चार्ज ने इस चार्ज पर जो फोर्स लगाया, उस फोर्स को इफेक्टिवली मीन्स प्रभावी ढंग से हम इसी दूरी तक मान लो नाप पा रहे हैं। तो इस दूरी को समझो कि एक तरह से हमने रेडियस लिया और एक 3 डायमेंशनल स्फीयर बना दिया, गोला बना दिया। इस पूरे गैप को हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो यहाँ पर इफेक्टिव शब्द मायने रखता है। तो अगर डेफिनेशन बने तो मैं फिर से कहूँगा, ध्यान से सुनना बेटे, इसको आप लिख भी लेना। स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज, स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज into which interaction means force, interaction on another charge can be effectively measured. In that case, this space defines electric field of this given charge. ओके, तो जैसा मैंने बताया कि फोर्स के टर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं। मजबूरी ये है कि जो भी डिवाइसेज हैं जो मेजरमेंट करते हैं, हम फोर्स का कर पाते हैं, फील्ड का नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में एक खास फोर्स की वैल्यू ही न्यूमेरिकली फील्ड को बताती है, इसलिए हम जब जब डेफिनेशन देते हैं और आगे क्लियर होगा वो फोर्स के टर्म में देते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले इसी बात को मैं लास्टली एक बार रिपीट कर रहा हूं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैंने क्या कहा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ऑफ ए चार्ज, ऑफ ए ग्रुप ऑफ चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस चार्जेस। सारी बातों के लिए बात एक ही सही है कि किसी चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे चारों ओर का वो स्पेस होगी, वो दायरा होगा जिसके भीतर कोई दूसरा चार्ज घुसे तो ये जो उसके ऊपर फोर्स लगाए उस फोर्स को प्रभावी ढंग से नापा जा सके, इफेक्टिवली मेजर किया जा सके। तो जितने स्पेस तक मेजर किया जाएगा वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ भी नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूं। किसी चार्ज की वजह से या ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, जो दिशा होगी, मीन्स उसके जो मेजरमेंट की वैल्यू होगी, उसी का नाम हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम उसे कैसे मेजर करते हैं जरा ध्यान से समझो, और क्यों मेजर करते हैं अभी मैं बताता हूं। मान लो ये कोई चार्ज है, इस चार्ज को हमने एनी हाउ यहां पर फिक्स रखा है और यहां से आर पोजीशन पर ये कोई पॉइंट पी है। हमें जानना है कि ये चार्ज यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, उसके डायरेक्शन को हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक वैल्यू होगी, इसकी एक डायरेक्शन होगी। तो इसी बात को मैं कह रहा हूं कि हमें इस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तरीका क्या है और क्यों है ये भी मैं समझाऊंगा। कि यहां पर हम एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, हमेशा ही एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और देखते हैं कि ये वाला चार्ज इस एक कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पैदा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस चार्ज की वजह से यहाँ पर वही इसके कारण यहाँ पैदा फील्ड की डायरेक्शन होगी। आसान से भाषा में मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि फील्ड फोर्स नहीं है। फोर्स और फील्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फील्ड से फोर्स तक पहुँच सके या फोर्स से फील्ड तक पहुँच सके। ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो अपने आप को एग्जिस्ट करती हैं। इनमें रिलेशन मैथमेटिकली हो सकता है क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग हैं तो रिलेशन कहाँ से ढूंढेंगे, एक होता तो रिलेशन होता। तो जब फील्ड और फोर्स अलग हैं, इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं, तो जब हम इनको कोरिलेट करते हैं तो हम मैथमेटिकली ही कोरिलेट कर पाते हैं। और वो मैथमेटिकल कोरिलेशन क्या है कि जब जब फील्ड को मेजर करना होता है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो डिवाइसेज है, जो अप्रोच है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करने की है, फील्ड को मेजर करने की नहीं है। लेकिन
हमने क्या कहा कि खास केस में वो केस क्या है कि किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, दिशा क्या होगी, को निकालने का मैथमेटिकल अप्रोच क्या है कि इस जगह पर 1 कूलम्ब का चार्ज रखो और देखो कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। फोर्स की वैल्यू ही इसकी वजह से पैदा यहाँ फील्ड की वैल्यू होगी और फोर्स की दिशा ही इसकी वजह से पैदा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। इस तरीके से हम किसी चार्ज की वजह से किसी स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने ये कहा कि क्यू चार्ज के कारण यह 1 कूलम्ब चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, अगर हम उसे एफ कहूँ तो ये हो गया 1/4πε0 क्यू इंटू 1/r², क्यू इंटू 2/r²। एक इक्वेशन बना दिया और उसकी यूनिट हो गई न्यूटन। चलो अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, थोड़ा छोटा करके लिखें, तो ऐसे लिखेंगे कि F बराबर 1/4πε0 Q/r²। चलो ये इक्वेशन 1 हो गया। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गिवन चार्ज ऑन a charge of +1 coulomb kept at separation r at point P. This is the force. अब चलो हम एक काम करते हैं। बेसिकली 1 कूलम्ब चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। अगर इस चार्ज को यहाँ रख दिया जाए तो अगर ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये चार्ज भी इस पर इतना उल्टा फोर्स लगाएगा। ये फोर्स काफ़ी बड़ा होगा, इस वजह से ये चार्ज यहाँ रह नहीं पाएगा, इसकी पोजीशन यहाँ रह नहीं पाएगी और ये डिस्प्लेस होकर कहीं इधर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि फोर्स तो 1 कूलम्ब चार्ज पर ही निकालेंगे, जैसा मैंने कहा बाय डेफिनेशन। लेकिन 1 कूलम्ब चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है और फोर्स भी निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, यहाँ बहुत छोटा चार्ज रखते हैं जिसको हमने लिख दिया Q0। और यूजुअली Q0 सिंबल है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का, इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज और इसे बोल दिया टेस्ट चार्ज। एक नाम है, नाम न भी लो तो कोई काम चलेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा चार्ज है और इसका इंटरेक्शन इस पर अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल होगा, जीरो नहीं होगा, लगभग लगभग बहुत कम होगा। तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम यहाँ पर एक बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं जिसको हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा। हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रखते हैं। तो देखें कि ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। और ये फोर्स बहुत कम होगा जिससे कि ये यहीं रहे, इसकी वजह से ये कहीं डिस्प्लेस ना हो जाए। लेकिन हमें तो यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज ऑफ फोर्स निकालना है, तो हमारा लॉजिक होगा कि Q चार्ज Q0 चार्ज पर F फोर्स लगा रहा है, यानी कि Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगा, F फोर्स लगा। तो बाय डेफिनेशन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ वैल्यू निकालनी है तो देखेंगे कि 1 कूलम्ब का चार्ज होता है तब ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाता। तो लॉजिक ये बनेगी कि Q0 चार्ज पर F फोर्स, तो 1 कूलम्ब चार्ज पर F/Q0 फोर्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसकी वजह से पैदा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये चीज बहुत बड़ी आएगी। ये Q0 पर फोर्स F लगा, ये बहुत छोटा है क्योंकि Q0 को मैंने बहुत छोटा लिया, ये तो ऑलरेडी था ही। लेकिन जब 1 कूलम्ब चार्ज फोर्स निकालेंगे मैथमेटिकली तो ये बहुत छोटा होने से ये टर्म क्या हो जाएगा, काफी बड़ा आएगा। ये उतना ही बड़ा आ सकता है जितना कि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो देखो 2 फायदे हुए। प्रैक्टिकली हमें मेजर करना है 1 कूलम्ब चार्ज ऑफ फोर्स। 1 कूलम्ब चार्ज काफी बड़ा है, उसे नहीं नाप सकते, वो तो मुश्किल आएगी, ये चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमें दो काम करना कि चार्ज फोर्स निकालना 1 कूलम्ब पर ही, लेकिन चार्ज रखना बहुत छोटा है। इसके बावजूद भी हम मैथमेटिकली 1 कूलम्ब चार्ज ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं, ऐसे कि Q0 चार्ज पर इतना फोर्स लगा जो बहुत कम आया। तो हमने कहा कि Q0 चार्ज पर F फोर्स है, तो मैथमेटिकली 1 कूलम्ब पर F/Q0 फोर्स हो गया। तो फोर्स तो हमने निकाल लिया 1 कूलम्ब पर ही, लेकिन मेजर किया बहुत छोटे चार्ज ऑफ फोर्स जो कि प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बहुत जरूरी था। तो कुल मिलाकर हमने ऐसा कहा कि जो ये F/Q0 है, F/Q0 है,
दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस चार्ज ऑन द पॉइंट P। यानी कि F अपॉन क्यू नॉट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहा और ये हो गया 1 अपॉन 4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जरा बात को समझो बेटा, इन दोनों इक्वेशनों को देखो और बात को जरा दोबारा समझो। मैं थोड़ा सा इसे और ऊपर बना रहा हूं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी बात क्लियर होनी चाहिए। हमने कहा लिसन, बात को केयरफुली समझो कि इस चार्ज की वजह से जो यहां ऊपर है एक पॉइंट चार्ज है, ये ग्रुप ऑफ चार्ज भी हो सकता था। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट की वैल्यू क्या होगी? तो हमने कहा कि यहां पर एक कूलाम का पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और ये चार्ज इस पर जितना फोर्स लगाएगा, फोर्स की वैल्यू ही इसकी वजह से पैदा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी और फोर्स की दिशा फील्ड की दिशा होगी। तो इसने यहाँ फोर्स इतना लगाया, तो इसके कारण पैदा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फोर्स के टर्म में इतनी होगी। ओके, तो इक्वेशन 1 ये हो गया। लेकिन हमने दोबारा कहा कि एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है और इस चार्ज को यहाँ रखेंगे तो इस पॉइंट, इस क्यू चार्ज की पोजीशन स्थिर नहीं रह पाएगी, ये इसको इधर रिपेल कर देगा। तो हमने क्या किया कि जानबूझकर यहाँ पर बहुत छोटा चार्ज लिया जिसको क्यू नॉट कहा और कह दिया कि दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये बहुत छोटा चार्ज होता है, एक कूलम से निहायत कम चार्ज होता है और पॉजिटिव होता है। तो हमने चालाकी क्या किया कि पहले इसके ऊपर फोर्स निकाल लिया, क्यू नॉट फोर्स निकाल लिया जो बहुत छोटा फोर्स है, फिर इसकी वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो लॉजिकली एक कूलम पर फोर्स आ गया मैथमेटिकली, और मेजर करने में दिक्कत भी नहीं आई। तो हमने कहा कि ये इस पर जो ये फोर्स लगाएगा F वो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब लॉजिक दिया कि क्यू नॉट पर F फोर्स लगा, क्यू नॉट पर ये F फोर्स लगा, तो एक कूलम पर कितना फोर्स लगेगा? तो हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट। अब देखो जब F अपॉन क्यू नॉट किया तो क्यू नॉट को यहाँ ला दो, तो जब F अपॉन क्यू नॉट को तुम ला दिए तो तुम्हें मिल गया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, जो मैंने यहाँ लिखा है। बाय डेफिनेशन यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताता है। और ध्यान दो कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो चाहे क्यू नॉट हो या 1 कूलम चार्ज हो, फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, अवे होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव हमने लिया। अगर नेगेटिव होता तो इधर हो जाती। तो यही यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन भी हो गई। लेकिन दोनों इक्वेशनों का फर्क समझो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का फर्क समझो। राइट हैंड साइड सेम एक्सप्रेशन रखते हैं, लेकिन जो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है इसकी यूनिट न्यूटन है, इसकी यूनिट न्यूटन है, और इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है इसकी यूनिट न्यूटन बाई कूलम है, जो रियली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के टर्म में डिफाइन तो करेंगे, एक कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स के टर्म में डिफाइन करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि फोर्स ही फील्ड हो गया। किसी के टर्म में डिफाइन करना और वही हो जाना दो अलग बातें हैं। मान लो कि एक आदमी का वजन है 40 किलो, तो एक राइट साइड में तराजू पर 40 किलो का पत्थर रखा और आदमी का वेट चलाया, लेकिन क्या बाय नेचर दोनों एक ही हैं? ऐसा तो है नहीं, एक जिंदा है आदमी और एक पत्थर जो मरा हुआ है। तो जस्ट वैसे ही फील्ड अलग चीज़ है, फोर्स अलग चीज़ है। एक खास केस में, और केस क्या है कि जब यहाँ पर एक कूलम का चार्ज रखते हैं तो जितनी फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उतनी ही फील्ड की भी न्यूमेरिकल वैल्यू चली जाती है, लेकिन इसकी यूनिट न्यूटन है, इसकी यूनिट न्यूटन बाई कूलम है। तो बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि फोर्स के टर्म में नापना ही क्यों पड़ा? क्योंकि जो डिवाइसेज हैं, जो अप्रोचेज हैं, वो ओनली फोर्स को बता पाते हैं, फील्ड को बता नहीं पाते हैं। लेकिन एक खास केस में जब यहाँ पर एक कूलम का चार्ज हो तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो फील्ड के एक्सप्रेशन के बराबर होता है। ये 100 न्यूटन है तो 100 न्यूटन में कूलम है, तो 100 न्यूटन नाप सकते हैं, 100 न्यूटन में कूलम नहीं नाप सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 100 न्यूटन में कूलम ही
फील्ड होगी। तो इस हिसाब से फील्ड की डेफिनेशन बन गई E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू नॉट। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से पता चला कि पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फील्ड की डायरेक्शन होगी। कुछ बुक्स में यहां पर लिखा गया है और बड़ा जेन्युइन है, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। इसके मायने यही है कि यहाँ पर जो हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया वो छोटा से छोटा लें, जिससे कि इसका इंटरेक्शन इस पर बहुत कम हो और इसकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। इसलिए हमने यहाँ चार्ज बहुत छोटा लिया और लिख दिया लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। लेकिन जब फील्ड को डिफाइन करना है तो इस 4 से डिवाइड कर देंगे तो वाकई न्यूमेरिकली जो एक कूलम पर लगने वाली फोर्स है उसकी वैल्यू को बता देगा, हालांकि इसकी यूनिट न्यूटन बाई कूलम हो जाएगी। तो यही वजह है कि फील्ड को फोर्स के टर्म में हमने डिफाइन किया। अगर एक तरीके से देखो, अच्छा एक ध्यान दो कि कुल मिलाकर जो ये एक्सप्रेशन चला आ रहा है 1/4π0 इसमें ये चार्ज कहीं नहीं आया है जिसको हमने लिया है, जिसको हमने क्यू नॉट कहा है, ये चार्ज कहीं नहीं आया है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसेंशियल प्रॉपर्टी है, अनिवार्य गुण है। ये इस चार्ज से जुड़ा हुआ है। स्पेस चेंज हो जाएगा, फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन एक खास जगह पर इस फील्ड के इसकी वजह से फील्ड की वैल्यू इस चार्ज पर ही डिपेंड करेगी, इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ पर रखा गया है। तो मतलब ये निकला कि फील्ड चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी है, वो बिल्कुल फोर्स वगैरह पर डिपेंड करती नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से या बाई चांस उस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए जो हम तरीका यूज करते हैं वो फोर्स के टर्म में यूज करते हैं, क्योंकि मेजर करना होगा इस फील्ड को, और इस फील्ड को मेजर करने में जो अप्रोचेज है, जो डिवाइसेज हैं, ओनली फोर्स को बताती हैं, फील्ड को नहीं बताती हैं। लेकिन एक कूलम चार्ज पर जितने फोर्स की वैल्यू है उतने ही फील्ड का भी एक्सप्रेशन है, इसलिए फोर्स की वैल्यू एक कूलम चार्ज पर निकाल कर फील्ड की वैल्यू निकाल लिया। लेकिन फिर मैंने बताया कि एक कूलम चार्ज प्रैक्टिकली बहुत बड़ा चार्ज है, तो बहुत छोटा चार्ज रखकर और फिर हमने फोर्स निकाल लिया इस क्यू नॉट चार्ज पर, लेकिन जो इस चार्ज से डिवाइड किया तो फिर ये बता दिया एक कूलम चार्ज ऑफ फोर्स। लेकिन यहाँ से जो इक्वेशन 2 है, लेकिन यहाँ से बात समझ में आ रही है कि अगर आप इसको देखो तो ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम है, लेकिन यूनिट का फर्क है, ये न्यूटन है, ये न्यूटन बाई कूलम है। तो बेसिकली फील्ड न्यूटन बाई कूलम में लिखी जाएगी, वो फोर्स नहीं है, फोर्स और फील्ड का कोई संबंध है ही नहीं, बस मैथमेटिकल रिलेशन था जो आपको दिखाई दिया। अब चलो एक आखिरी बात, और फिर हमने कहा कि यहाँ पर क्यू नॉट टेंस टू जीरो का मतलब कुछ नहीं हुआ कि चार छोटा से छोटा ले लो जिससे कि ये इसको अफेक्ट ना कर सके, और फिर इससे वैल्यू से डिवाइड कर दो तो ये पता चल गया। एक चीज़ और, कितना भी छोटा चार्ज यहाँ लें, जब ये चार्ज यहाँ एक फील्ड पैदा कर सकता है तो ये भी तो चार्ज है, ये भी अपनी खुद की फील्ड पैदा करेगा। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन बताता है ये इस यहाँ पर नेट फील्ड को बताता है। नेट फील्ड में दो फील्ड है, इसकी फील्ड जो हमें निकालनी है और खुद इसकी फील्ड, लेकिन इसकी फील्ड लगभग नेग्लिजिबल है, जानबूझकर इग्नोर करते हैं, इसलिए ये जो नेट फील्ड का एक्सप्रेशन है वो रफली इसके फील्ड को ही बता देता है। या प्रैक्टिकल पर्पज के लिए इस नेट फील्ड को ही इसके फील्ड हम मान लेते हैं, या मानते हैं कि ये इसकी फील्ड नेट फील्ड का कंसेप्ट ही नहीं लेते हैं, लेकिन होना चाहिए। आखिरी बात, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक दूसरे नज़रिए से देखें, तो एक नई बात उभर कर सामने आएगी। लेकिन ये मेरी अप्रोच है, लेकिन वो सही है। क्यों न हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की फोर्स लगाने का रेट है, उस चार्ज की प्रॉपर्टी है, क्षमता है कि किस रेट से वो फोर्स लगा रहा है। ये बात यहाँ से उभर कर सामने आ रही है कि देखो ये क्यू चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है, ये स्पेस आर है, इसने इस पर फोर्स लगाया ऐसे, F बराबर 1/4π0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे सोचें कि ये चार्ज क्यू नॉट चार्ज पर इतना फोर्स लगा रहा है, यानी कि क्यू नॉट चार्ज पर इसने इतना फोर्स लगाया, तो एक कूलम चार्ज पर ये F/Q0 फोर्स लगाएगा, जो चला या 1/4π0 Q/r स्क्वायर। तो क्यू नॉट चार्ज पर F फोर्स
किसके द्वारा लग रहा है? इसके द्वारा यहाँ लग रहा है, तो 1 कूलम्ब चार्ज पर इसके द्वारा यहाँ जो फोर्स लगेगा वो F/Q0 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैथमेटिकली, हालाँकि ये फिज़िक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ये है कि इस चार्ज के द्वारा कहीं पर फोर्स लगाने का जो रेट है, जो क्षमता है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो इस रूप में भी आप इसको समझ सकते हो कि न्यूटन बाई कूलम्ब, इसके द्वारा किसी पॉइंट पर फोर्स लगाने का रेट, ये बढ़ जाएगा तो रेट भी बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी रेट घट जाएगा। तो अगर दूरी फिक्स है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक लेमन की भाषा में इस नज़रिए से देख सकते हैं कि कोई चार्ज किसी जगह पर किस रेट से फोर्स लगा रहा है। चार्ज बड़ा होगा, फोर्स लगाने का रेट बढ़ जाएगा, चार्ज छोटा होगा, फोर्स लगाने का रेट घट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चार्ज की इस प्रॉपर्टी से अटैच कर सकते हैं कि ये चार्ज की फोर्स लगाने के रेट की प्रॉपर्टी को बता रहा है। लेकिन चलो ये एनालिसिस बहुत ठीक नहीं दिख रही है, वो सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच के आधार पर दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये बेटा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अगर पूरी बात को मैं समराइज करूं, इन शॉर्ट 4-5 लाइनों में बोलूं, तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लॉजिकली से ले लिया गया जिससे कि हम फोर्स को डिफाइन कर सकें, क्योंकि फोर्स के लिए दो चार्जेज में कंटैक्ट होना मस्ट है। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, सचमुच फील्ड का एक एग्जिस्टेंस होता है। फील्ड एक प्रॉपर्टी है जो चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगर ये चार्ज मूव करता तो फील्ड नाम की प्रॉपर्टी लाइट की स्पीड से चलकर यहाँ पहुँचेगी और इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करेगी कि बाद के मोमेंट में ये इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। उस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन उसके मेजरमेंट के टर्म में है। मेजरमेंट कुछ नहीं है, हमने कहा कि चार्ज की प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ निकालना है, तो यहाँ पर एक कूलम्ब का चार्ज रख दो और देखो कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है। फोर्स की वैल्यू फील्ड के वैल्यू के बराबर होगी। फोर्स फील्ड नहीं होगी, फोर्स अलग है, फील्ड अलग है। फोर्स की वैल्यू फील्ड के बराबर होगी, एक कूलम्ब चार्ज पर लगने फोर्स के बराबर होगी। क्योंकि हम फोर्स को मेजर कर पाते हैं, फील्ड को किसी डिवाइस से मेजर नहीं कर पाते हैं, तो हमने फोर्स को इतना निकाल दिया। लेकिन फोर्स तो अलग है, फील्ड अलग है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर Q0 चार्ज रखा और कई आर्गूमेंट दिए कि ये चार्ज एक कूलम्ब बहुत बड़ा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर एक कूलम्ब का चार्ज रखकर Q0 चार्ज रखकर फोर्स निकालूँ और फिर उस चार्ज से डिवाइड कर दो तो एक कूलम्ब चार्ज से फोर्स चला आएगा। लेकिन ज्यों ऐसा किया तो इसकी मीनिंग इससे डिफरेंट आ गई। ये राइट हैंड साइड तो एक हो गया, लेकिन इसकी यूनिट न्यूटन है, न्यूटन बाई कूलम्ब है। फील्ड वाकई न्यूटन बाई कूलम्ब है। फोर्स लगाने के रेट को हमने एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहा और इस चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। ये प्रॉपर्टी से रिवील करने के लिए हमने यहाँ पर एक कूलम्ब का चार्ज रखा, वरना प्रॉपर्टी जो थी वो ऑलरेडी इतनी थी। प्रॉपर्टी इस एक कूलम्ब चार्ज पर 10 कूलम्ब चार्ज पर जो चार्ज रखे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो ऑलरेडी मौजूद थी, सिर्फ प्रकट करने के लिए हमने यहाँ पर चार्ज रखा। लास्ट एक्सप्रेशन यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस चार्ज पर डिपेंड करेगी और इस स्पेस पर डिपेंड करेगी। तो अल्टीमेटली समराइज करने के बाद मैं एक ही लाइन कह के जाऊँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन चार्ज की या ग्रुप ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी है जो किसी स्पेस में इसी पर डिपेंड करती है। या स्पेस चेंज कर दो तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। वो कहीं से भी जितनी बातें बताई गई हैं फोर्स वगैरह पर डिपेंड नहीं करती है, उसकी प्रॉपर्टी है, बस उसको मेजर करने का एक तरीका होगा। तो बेटा ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि चार्जेज की वजह से, डिस्क्रीट चार्ज हो, सिंगल चार्ज हो, ग्रुप ऑफ चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन क्या होगी, एक्सप्रेशन क्या होगा, उनके फार्मूले क्या होंगे, उनके डेरिवेशन की बात होगी। तब तक आप इसको देखो और तब तक के लिए बेटा महादेव।